राधे राधे दोस्तों। हम लोग डॉक्टर नगेंद्र की बुक से वाचन कर रहे हैं और हमारा अध्याय 1 पूर्व पीठिका में इतिहास का अर्थ और उसका स्वरूप हमने देखा, उसका काल और नामकरण आदि देखा। अब हमारा आज अध्याय 2 है जिसमें आदिकाल हमारा आज से शुरू हो रहा है। अब इसका आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे कि इसका आरंभ कैसे हुआ, इसके सभी तथ्यों को देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है हिंदी साहित्य का आरंभ। हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न हिंदी भाषा के आरंभ से जुड़ा हुआ है। इस भाषा का विकास एक जनभाषा के रूप में हुआ है। कोई भी जनभाषा अपने प्रभाव के अक्षुण्णता में सदा एक रूप नहीं रह सकती। स्थान और काल के भेद में उसमें रूप भेद भी स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हम लोग अगर पूरब की साइड में जाते हैं तो पूर्वी भाषा हो जाती है, हमारी भाषा में अंतर होता जाता है। वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्थान और काल के भेद में उसमें रूप और भेद में स्वतः उत्पन्न हो जाता है, किंतु जब तक उन रूपों की तात्विक समानता सुरक्षित रहती है तब तक वे एक ही भाषा का बोध कराते हैं। हिंदी भाषा ने भी स्थान और काल के भेद में अपनी दीर्घ यात्रा में अनेक रूप धारण किए हैं। जैसे बता रहे हैं यहाँ पे मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बंगेलखंडी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, मेवाती, हड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाली, मालवी, भीली, खानदेसी, पहाड़ी आदि उनके अनेक रूप भेद पाए जाते हैं, किंतु इन सब में तात्विक समानता विद्यमान है। आजकल इन भाषा रूप को स्थान भेद से स्मरण किया जाता है, किंतु काल भेद से ही इन रूपों में अंतर है। कुछ शताब्दियों पूर्व का ब्रज या मैथिली का रूप आज यथावत नहीं मिलता, किंतु तात्विक समानता के आधार पर पूर्व काल के वे रूप भी ब्रज या मैथिली रूप ही के माने जाते हैं और उन सब रूपों में रचित साहित्य भी हिंदी का ही साहित्य कहा जाता है। अतः भाषा के रूप भेद को भुलाकर तात्विक परिवर्तन के आधार पर ही एक भाषा के अंत और दूसरी भाषा के आरंभ का इतिहास स्वीकार करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इसी दृष्टि से अपभ्रंश को एक अलग भाषा मानकर उसके समानांतर तात्विक आधार पर भिन्न रूप में विकसित भाषा को पृथक नाम देने की आवश्यकता है। यदि अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही, तथापि 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समानांतर साहित्यिक रचना का माध्यम बन गई थी। इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा और कुछ विद्वानों ने अवहट नाम दिया, परंतु वास्तविकता ये है कि वह भाषा हिंदी है। उसे उत्तर अपभ्रंश या अवहट नाम देना भ्रम उत्पन्न करना है। जिन विद्वानों ने ये नाम दिए वे भी अपने मत के अंतर्गत प्रायः उक्त तथ्य का समर्थन करते रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन से प्रथम विद्वान हैं जिन्होंने उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी बोला है। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हुए जिन्होंने उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी बोला। अतः उत्तर शब्द काल का बोध न हो कर साहित्यिक अपभ्रंश से इतर बोलचाल की उस भाषा का बोधक है जो साहित्यिक अपभ्रंश के एक रूप को स्वीकृति के पश्चात उसके बाद के रूप में स्थापित होती जा रही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को ये मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। राहुल साकृत्यायन ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचना माना है। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं लेख में उन्होंने हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों और बौद्ध धर्म के ब्रजयान
तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया। इसी प्रकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में गुलेरी जी के और राहुल जी के मतों को स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, कल इसके आगे का देखेंगे। धन्यवाद।